गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया अजीज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने आज बानी तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात से बरी कर दिया है। बानी तहरीक इंसाफ को आज मिलने वाले रिलीफ के बाद दीगर मुकदमात में रिलीफ मिलने की कुछ उम्मीद बढ़ी है। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की अपील पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ग्रीन सिग्नल्स आते हुए नजर आ रहे हैं। बानी पीटीआई के वकील नईम पंचोता ने दलाइल दिए कि बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमात में इल्जामात सिर्फ ईमा के हद तक हैं। इन पर एक ही दिन में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हुए और एक ही तरह का किरदार रखा। मुद्दई SHO है जिसको मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार नहीं है। मुकदमात में गवाहान के बयानात भी नहीं हुए। जज शाइस्ता कुंडी ने पूछा कि इससे पहले भी बानी पीटीआई मुकदमात में बरी हो चुके हैं। वकील ने बताया कि इससे कबल बानी पीटीआई मुतअद्दिद मुकदमात से बरी हो चुके हैं। जज ने बानी पीटीआई की लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बरियत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इनको दोनों मुकदमात में बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज साइफर केस में बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील की समाअत भी सुनी। दौरान समाअत अदालत ने करार दिया कि साइफर केस में ऐसी क्या जल्दी थी कि जो रात के 2 बजे भी ट्रायल हो रहा था। फेयर ट्रायल के लिए कानूनी तकाज़ों को पूरा करना ज़रूरी है। कुछ अहम डिटेल्स इस केस की, लेट्स हैव अ लुक। वकील बानी तहरीक इंसाफ सलमान सफदर ने कहा कि 5 अक्टूबर 2022 को किसने साइफर की इंक्वायरी शुरू की और इस हवाले से कोई दस्तावेज अदालती रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। अगर ये दस्तावेज रिकॉर्ड पर ना हो तो केस खत्म हो जाएगा। इंक्वायरी शायद दायर होने से पहले शुरू हुई, इस तरह तो पूरा स्ट्रक्चर ही मुनहदिम हो जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये वाइट कॉलर केस भी नहीं है और ना ही मर्डर केस है, बल्कि ये मिक्स हाइब्रिड केस है। हक की जरा ख़त्म हो जाए तो आपकी हक तलफी होती है। मुल्ज़िम अदालत की नज़र में फेवरेट चाइल्ड होता है। शाम की ट्रायल की क्या हैसियत होगी, इस हवाले से भी पूछेंगे। क्या बेचैनी थी कि रात के 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था। आर्टिकल 10 के मुताबिक फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करना ज़रूरी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि ट्रायल की क्या जल्दी थी। इस पर वकील ने कहा कि शायद ये किसी डेडलाइन को पहुंचना चाह रहे थे। मैं अगर ये कहूँ कि इस्लामाबाद की तारीख का मुतनाज़ा तरीन ट्रायल था तो ये अजीब नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के लिए सरकारी वकील तजवीज़ करने का नोटिस भी जारी कर दिया। बानी तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च मुकदमे में तो बरी हो गए हैं। कुछ हमें रिलीफ की शायद चीदा उम्मीद भी नज़र आ रही है, लेकिन शायद मामलात ठीक नहीं हुए हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा, जो कि यूजुअली आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन देते हुए नज़र आते हैं, उनका ख्याल है कि अभी मुश्किलात मज़ीद बढ़ने जा रही हैं पीटीआई के लिए भी और बानी तहरीक इंसाफ के लिए भी। लेट्स वॉच हिम। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब की बात करेंगे तो दुनियावी और कानूनी तौर पे तो वो मुझे मजीद शिकंजों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, फंस गए हैं और मजीद परेशानियां उनके लिए आगे बढ़ रही हैं। उनकी पार्टी के, उनके मौला जट लोगों के और उनके उन लोगों के भी जो चारों तरफ खेल रहे हैं, जो डबल एजेंट्स थी, ट्रिपल एजेंट्स है। इसमें तो क्लैरिटी होनी चाहिए। मुश्किल वक्त का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। पीटीआई के अंदर चपकलिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाल ही में तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात भी मजीद ना सिर्फ बढ़े बल्कि पब्लिक आय में आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने बयान दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में उनके अरकान को शमूलियत हुई वो एक गलत फैसला था। इस बयान के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ सख्त ट्वीट किया। अब इतलात ये हैं कि दोनों के माबैन इख्तलाफात दूर हो चुके हैं। कल इस हवाले से रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान, जो कि मीटिंग में मौजूद थे, उनसे हमने पूछा व्हाट डिड ही से। लेट्स हैव अ लुक। पीटीआई के दोस्त अपने मामलात घर के अंदर हल करें। पीटीआई के लोग अक्सर नाराज ही क्यों हो जाते हैं? अली साहब, साहबजादा साहब आज कोर कमेटी में आए हुए थे, बल्कि मेरे बिल्कुल राइट पे बैठे हुए थे और सामने अली जफर साहब भी थे। ऑल वर टुगेदर इसको सॉर्ट आउट कर लिया गया। देखें, ये चीजें पार्टियों में आती हैं, कुछ चीजें हमने सॉर्ट आउट करनी थी, उस पर आज बुनियादी फैसला साजी हुई है। खान साहब के जेल में जाने के बाद और इतने लंबी गैर हाजिरी के बाद एक ऐसी जमात जो हर चीज में खान साहब से डायरेक्शन लेती थी, या अगर वो ना होते तो फिर कुरैशी साहब करते थे, तो कुछ चीजों का आना एक फितरी अमल। साहबजादा हामिद रजा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ट्वीट आपकी बड़ी सख्त थी, मैं दोबारा सामने रख देती हूँ।
पीटीआई के दोस्त अपने मामला घर में ही हल करें तो ये बेहतर है। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला इमरान खान ने किया था, मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को वो कुछ है। अगर मैंने भी टॉक शोज में बैठ कर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सादा साहब, इट लुक्स लाइक कि पीटीआई के अंदर जो अब एक जनरल परसेप्शन है कि कुछ लोग मुश्किलात को बढ़ा रहे हैं, कुछ लोग इख्तलाफात को बढ़ा रहे हैं, आप भी इस बात से एग्री करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, मेरा तो सिर्फ कंसर्न इस हद तक था कि चूंकि मैंने खुद क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसा इसी से इत्तेहाद का फैसला या दरख्वास्त मैंने नहीं की थी। मैं तो फैसलाबाद में अपने हल्का इंतखाब में बिजी था, अपना रिजल्ट ले रहा था। तो मुझे पीटीआई की हायरार्की की तरफ से कांटेक्ट किया गया, मैसेज कम्युनिकेट किया गया कि आप अर्जेंट इस्लामाबाद पहुँचें क्योंकि 72 आवर्स के अंदर अंदर कैंडिडेट्स के पार्टी में दाखिल होने का फैसला करना है। अच्छा, मुझे उसके बैकग्राउंड का उससे पहले इल्म नहीं था। इलेक्शन से पहले का एक प्रोसीजर था, जिस वक्त इंतखाबी निशान बल्ले का छीना गया तो उस वक्त चूंकि शरानी साहब और एसआईसी ये दोनों पार्टीज डिस्कस हुई थी, बल्कि इनके साथ मामलात भी आगे बढ़े। शरानी साहब के साथ फॉर सम रीज़न मे बी बिकॉज ऑफ हिज डिमांड्स जो सीटों की थी, मामलात इब्तदा में ही फिनिश हो गए। हमारे साथ आखिर तक गए, लेकिन दरमियान में बहरहाल बल्लेबाज आ गया, फिर हम लोग इलेक्शन में मसरूफ़ रहे। तो मेरा कंसर्न ये था कि आप लोग खान साहब के पास जाते हैं, मेरी तो मुलाकात नहीं होने दी जा रही खान साहब से, आप खान साहब के पास जाते हैं, उनका मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, बाहर आके आप बात करते हैं, और फिर अगर आपके आपस के अंदर कोई इश्यूज हैं तो कम से कम मुझे तो उसके अंदर ड्रैग ना करें, या कम से कम मेरी हैसियत को तो आप मशकूक ना बनाएं कि कहाँ से आगे कहाँ से नहीं आगे। मैं और उसके अंदर कल भी ये बात वहाँ पर क्लियर हुई सीसी की मीटिंग के अंदर कि जो एसआईसी का फैसला था और एमडब्ल्यूएम का क्यों नहीं हुआ, वो मुशावरत 3 दिन तक जारी रही। उसके अंदर राजा नासिर अब्बास साहब शरीक थे और उनकी पूरी टीम शरीक थी, मैं था, पूरी टीम थी। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उमर अयूब साहब थे, गौहर खान साहब थे, असद कैसर साहब थे, दीगर लोग थे। तो बड़ी सीर हासिल गुफ्तगू हुई। 2 पॉइंट्स थे टेक्निकली। अव्वल ये कि दोनों जमातों ने लिस्ट जमा करवाई है, उसका सिंपल जवाब था कि ना एसआईसी ने लिस्ट जमा करवाई ना एमडब्ल्यूएम ने लिस्ट जमा करवाई। दूसरा क्वेश्चन ये था पार्लिमानी और पॉलिटिकल पार्टी का कि एमडब्ल्यूएम चूंकि एक नशिस्त जीत चुकी थी तो उनका स्ट्रेचर पार्लिमानी था। एसआईसी, मैं चूंकि खुद चेयरमैन होने के बावजूद मेरा पार्टी टिकट और मेरे 21 एमपीज का पार्टी टिकट आरओज ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, डीआरओज ने हमारी अपीलें भी रिजेक्ट कर दी और मुझे इंडिपेंडेंट कर दिया। तो मैं चूंकि आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुआ तो उसके अंदर हमारा स्टेटस पॉलिटिकल पार्टी का था, सपोर्टेड बाय पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट किया ऑब्वियसली, बिल्कुल। चूंकि हमारा तो अलायंस था ना, ये जो सारी सिचुएशन डेवलप हुई, हम तो पीटीआई के साथ गुज़श्ता 7 साल से अलायंस में थे, और अभी ये अलायंस हमने इलेक्शन से पहले फैसला कर लिया कि हम बल्ले के निशान पर कंटेस्ट करेंगे, एमडब्ल्यूएम भी और एसआईसी भी। ठीक है, वो ये सारा कंफ्यूजन पैदा हुई काजी साहब के फैसले के बाद। अब जब वो पॉलिटिकल पार्टी का इशू डिस्कस हुआ तो वहां पर ये चीज डिस्कस हुई कि हमारे पास हाई कोर्ट पेशावर का एक प्रेसिडेंट मौजूद है, और सॉरी के असेंबली का एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि 2018 में बाप पार्टी वाज नॉट इवन रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो वो पॉलिटिकल पार्टी के क्राइटेरिया को मैच ही नहीं करती थी। जब ये चीज हुई और वहां पर डिस्कस हुआ कि उनको मखसूस सीटें भी मिली, रीशेड्यूल भी हुआ, कुछ इंडिपेंडेंट्स जीते, उन्होंने कहा जी एक बाप नामी पार्टी है जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड भी नहीं है, हम उसमें जाना चाहते हैं, ये हमारी रिजर्व सीट बनती है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी ये लें, बिस्मिल्लाह करें, ये आप ले लें। हमारा स्ट्रेचर था पॉलिटिकल पार्टी का। हमने 2013 का इलेक्शन साहब, आपने सोचा कि हम बाप पार्टी के बराबर हैं? डू यू थिंक कि थोड़ी सी ज्यादा? नहीं, अल्लाह रहम करे, ना बाप पार्टी के हम बराबर हो सकते हैं, ना हमारी ख्वाहिश है, और ना ही अल्लाह ताला ऐसा वक्त हमारे ऊपर लेकर आए। वो अनरजिस्टर्ड थे। हम जो इलेक्शन कमीशन की प्रॉपरली एक डिफाइंड पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रेचर है वो हमारा था कि हमने 2018 का निशान अपने सिंबल के ऊपर लड़ा,
2013 का इंतखाबी निशान मैंने खुद अपने सिंबल के ऊपर लड़ा, मेरी पार्टी के लोगों ने लड़ा, तो हमारा स्ट्रेचर उनसे बहुत ऊपर था। तो ये गुमान किया मुझे गया। इजाजत दें हामिद साहब, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आई थी पीटीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बैरिस्टर गौहर की आई है, किसी और की, कि अगर फैसला गलत था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जाने का, वो इतना कोई खतरनाक बयान भी नहीं था कि आपने इतना ज़्यादा रिएक्शन दिखाया। वो उन्हें लगा होगा कि हमें रिजर्व सीट्स तो मिली नहीं, तो शायद हमने गलत फैसला किया। आपको क्यों लगा कि ये बहुत इन्होंने गलत बात की है? अच्छा देखें, एक तो जब ये जम हो रहे थे उसमें एक ऑप्शन इंडिपेंडेंट रहने की भी थी। उसके अंदर हमारे पास और पीटीआई की क़यादत के पास बड़े मुस्तनद शवाहिद मौजूद थे कि शायद इंडिपेंडेंट स्ट्रेचर अगर रखा जाता है तो हमारे बहुत से पार्लियामेंटेरियंस को डरा धमका कर जबरी तौर के ऊपर दीगर पार्टियों के अंदर उनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। और जब तक हम ये फैसला लेते उस वक्त तक हमारे 3 अरकान ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर भी चुके थे। तो बेसिक चीज़ ये था कि इन्हें एक पार्टी की अम्ब्रेला के नीचे लाके डिफेक्शन क्लॉज जो है और ये जो फ्लोर क्रॉसिंग है इससे महफूज रखा जाए। और आपने देखा कि उस दिन से लेके आज तक हर इंतखाब में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रेसिडेंट, सेनेट, हमारे तमाम असेंबलियों में हमारे जो वोट्स हैं वो पूरे पड़ रहे हैं। यानी वो जो बेसिक टारगेट था कि हमने 300+ पार्लियामेंटेरियंस को एक छतरी तले सिक्योर करना था, दैट वाज बीन अचीव्ड। ठीक है। रिजर्व सीट्स के ऊपर हमें डे फर्स्ट पता था कि मेलाफाइड इंटेंशन है ईसीपी की, इलेक्शन कमीशन की, ये सीटें हमें नहीं देंगे। वी वर क्लियर ऑन इट। चूंकि अगर ये मामला था तो लिस्ट तो फिर एमडब्ल्यूएम ने भी जमा नहीं करवाई थी ना। मेरे में तो 2 इश्यूज थे, एमडब्ल्यूएम में 1 इशू था, इशू तो था वहां पे, तो लिस्ट तो हमें मिलनी नहीं थी। तो ये चीजें बाकायदा प्रॉपर्ली डिस्कस हुई थी। बात ये थी, हम में से कुछ लोग शायद वो मकसद है इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनके लिए हर चीज का जानना, हर चीज का नॉलेज जरूरी है। जो जब ये स्टेटमेंट दी गई तो उसके बाद जो प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ, यानी एक इम्पैक्ट ये आया कि शायद मैंने तमाम कैंडिडेट्स को अपनी पार्टी में दाखिल करने के लिए कोई लॉबिंग की थी और आउट ऑफ नोवेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ इमरान खान साहब ये फैसला। मरवत साहब ने बात की, रऊफ हसन साहब ने की, ये लोग मुलाकातें कर रहे थे, या बैरिस्टर गौहर ने, किसने ये बात की? नहीं, बैरिस्टर गौहर ने तो आपके सामने क्लैरिफाई किया बाकायदा। बैरिस्टर गौहर ने, पूरी कोर कमेटी ने क्लैरिफाई किया कि इट वाज ऑन द सेइंग ऑफ इमरान खान विद द कंसेंट ऑफ इमरान खान विद द कंसेंट ऑफ जो कंप्लीट हायरार्की है पीटीआई की, ये एक मुश्तरका डिसीजन था। इवन एमडब्ल्यूएम के सरबराह राजा नासिर अब्बास साहब भी इसमें थे। मरवत साहब ने कल क्लैरिफाई कर दिया कि भाई मैं बात करना कुछ और चाह रहा था, मेरी बात को तरोड़ मरोड़ कर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ लाया गया। उसके अंदर उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि मेरा ख्याल ये था कि एमडब्ल्यूएम के साथ मामलात हो चुके हैं, जबकि वो उस मीटिंग में नहीं थे जिसमें खान साहब ने दूसरी डायरेक्शंस जारी की थी। तो ये सारी एक सर्टेन सिचुएशन डेवलप हुई और मेरा ख्याल है मरवत साहब ने भी क्लैरिफाई कर दिया। मेरी तरफ से सिर्फ ये था कि भाई मुझे खान साहब का मैसेज 3 ब्लॉक से कन्वे हुआ, फैमिली की तरफ से भी कन्वे हुआ, लॉयर्स की तरफ से भी कन्वे हुआ, पार्टी की मेन हायरार्की की तरफ से कन्वे हुआ। ठीक है। और फिर उसके अंदर तमाम एलाइज्ड भी शामिल थे। तो फिर ये इस किस्म की कंफ्यूजन अगर थी तो आप सीसी में पहले उसके ऊपर उसे पूछ लेते, फिर उसको करते अपने ख्यालात का। अगर मुझे इजाजत दें, सो व्हाट नेक्स्ट फैसल चौधरी साहब? एक तो मुझे ये जो इसमें जो मेरे लिए कभी तक कंफ्यूजिंग मामला है कि हम जब अपने रिपोर्टर से भी पूछे थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद में, जो कि ये बीट कवर करते, उन्होंने कहा था ये प्रॉब्लम होगी। यस, आप पीटीआई समझती है कि मेलाफाइड है ईसीपी, बहुत सारे फैसले भी उनके खिलाफ आए, सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ नहीं, बट टेक्निकली वाज इट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि लग रहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलेंगी रिजर्व सीट्स, और अब जो इतने खुशगुमान है बैरिस्टर गौहर कि सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएंगी, is he being too optimistic? Yeah, actually there no, is I think he's been too optimistic, and after especially जो काजी साहब ने जो जजमेंट दिया है, जिसमें जो सारा जो 13 फरवरी जो जनवरी का या फरवरी का जो जजमेंट है जिसमें इनका पीटीआई का निशान लिया गया, तो ये तमाम चीज़ें तो वहाँ से स्टार्ट हुई हैं ना। सो वो जो कि कानूनी तौर पे भी आइनी तौर पे दुरुस्त फैसला नहीं है। जब अदालत ने पहली दफ़ा पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरनल मामलात में जो इलेक्शंस में इंटरफेयर करना शुरू किया और इलेक्शन कमीशन को आपने
मुकम्मल इख्तियार दे दिया। और ज़ाहिर है जो ऑप्टिमिस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन ऑप्टिमिस्ट इस तरह से होना कि हकीकत को छुटला दें। हामिद रज़ा साहब की वी ऑल नो कि इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं पीटीआई के लिए, इनकी पूरे ख़ानदान के ये मजहबी घराना है। हमारी बहनों के ऊपर जिस तरह से इनके पूरे ख़ानदान के ऊपर एक सौबतें आई, ATC के केसेस हुए। सो ही बिन फर्मली स्टैंडिंग बाय पीटीआई हमेशा। और ये जो मामला रिज़र्व सीट्स का इसका है, आइन ये कहता है कि किसी भी पॉलिटिकल जमात को रिज़र्व सीट्स दी जाएं। और आपने 104 का आगे ये कहा लिस्ट दी, ये तो सारे बहाने हैं ना देने के। देखिए कोई भी कानून जो होता है या उसकी ये फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 17(2) के तहत पाकिस्तान के अवाम के, वो किसी भी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं, वो PTI में रह सकते हैं, वो पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा सकते हैं, किसी और जमात में जा सकते हैं। ये बुनियादी हक है और वो अपने फ्री एंड फेयर जो है तरीके से नुमाइंदगान चूज़ करेंगे जो कि आईन पाकिस्तान में दिए गए इख्तियारात कानून के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। सो ये जो सारा मामला हुआ शाखसाना, देखिए एक बात तो ये बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो रडरलेस इसलिए नज़र आती है कि उनकी जो मेन लीडरशिप है वो डिटेन है। देखिए इमरान खान साहब रूह हैं उस पार्टी के और वो हमेशा से उसको गाइड करते आए हैं। अब ये जो हुकूमत मुफाहमत की बात तो करती है, लेकिन अगर साहिबजादा हामिद रज़ा को इजाज़त नहीं है इमरान खान से मिलने की, तो फिर आप ये कन्फ्यूजन क्यों नहीं एक्सपेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे। सो व्हाई डोंट इवन शाह महमूद कुरैशी ग्रुप इन PTI जो कि ये चीज़ें कंट्रोल नहीं, देखिए वो एक्सेस की बात है ना, लॉयर्स का एक्सेस हो जाता है। सो लॉयर्स भी डिफरेंट हैं, बाहर पॉलिटिक्स भी पार्टी में आई हुई है। सो डिफरेंट ग्रुपों के लोग हैं, वो अपना अपना मामला करते हैं। खान साहब को ब्रीफिंग किस किस्म की दी जाती है? फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में तीनों जो मेन लीडर हैं उनके इमरान खान है, परवेज़ लाई हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, इवन फवाद इज़ इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सो आप अदालत जो है, ये जो हुकूमत है, ये मुफाहमत की बात करती है, तो ये उनको पहले इफ्तार और सैर करने की इजाज़त दे जेल के अंदर। लेट देम मीट, let them come up with a political strategy. They can't meet anyone. They can't meet. ये solitary confinement अंग्रेज दौर में भी फरिया ऐसा नहीं हुआ। आज तो फ्रैक्चर होने की खबर आई है। वो परवेज़ लाई साहब की रिप फ्रैक्चर हुई है, रात वो स्लिप हुए हैं, वो बूढ़े आदमी हैं। देखिए ना कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि आपने उनको अंदर रखा हुआ है 10 महीनों से। इमरान खान को जो है वो आपने रखा हुआ है कि जी वो गवर्नमेंट कहती है हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। भाई फूड वो पैसे देते हैं। एवरी प्रिजनर, अब आज मुझे पेशी थी तो बात ने मुझे ये कहा 11,000 प्रिजनर हैं जिनकी मीटिंग्स जो है पाबंदी लगा दी है। खान साहब को तो चलो फिर भी जाके कोर्ट ऑर्डर से मिल लेते हैं, बाकी जो हैं कैदी वो हमारे तमाम कैदियों को या तो खाना दिया जाता है सरकार से, या जो अफोर्ड करते हैं वो कैंटीन पे पैसे देते हैं। ये कोई हुकूमत का एहसान नहीं है कि वो जी वो खाते हैं वो करते हैं। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने इंतहाई बेहुदा किस्म की स्टेटमेंट दी, फिर नानी के घर बैठे तो आप चले जाएं उधर ना। मैं देखिए मैं तो कभी भी मैंने कहा शहबाज गिल ने किया होगा ना, सो आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर हिम और एनीबॉडी एल्स, फॉर हेवंस सेक डोंट पुट मी देयर ना। नो आई एम नॉट पुटिंग यू, आई एम सेइंग कि PTI अगर करते तो गलत करते थे ना। There's no need. और the jail manual में rules हैं। बैरिस्टर साहब कादिर मंदोखेल साहब बैरिस्टर हैं, he would know. जेल मैनुअल है, उसमें रूल्स हैं, उसके मुताबिक हर बंदा ट्रीट होता है। राइट। कादिर खान मंदोखेल साहब, एक तो जो हमने देखा कि मुसलसल पीपल्स पार्टी कैंपेन में बिलावल भुट्टो टू बी प्रिसाइज बड़ी उन्होंने वादे किए थे कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं होने चाहिए, मामला ठीक होंगे। उस तरीके की हमें डू यू थिंक वो ड्राइव अभी भी मौजूद है पीपल्स पार्टी के अंदर? कैन दे प्रेशराइज PMLN या अपने अलायंस के थ्रू वो कुछ कर सकते हैं कि रिलीफ दिया जाए बिजनेस को? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी आज भी जो आर्टिकल 10 है जो आईन में इनको शामिल किया गया पीपल्स पार्टी के दौर में, आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में, तो इसकी वजह वाज़ेह ये है कि हम कभी भी सियासी कैदीन को पाबंद सलासल कि हमारी पॉलिसी नहीं है। और 2008 से 2013 तक अगर आप देख ले, एक भी सियासी कैदी का नाम आप नहीं बता सकती हो मुझे कि वो बनते। यहाँ थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ है। यहाँ मुख्तलिफ ये है कि सियासी कैदी आसिफ अली जरदारी साहब भी रहे, 11 साल रहे, क्या उसके ऊपर जुल्म हुआ है, ज़बान काटी गई, सब आपके सामने। और मैं कोई लगभग 10 साल जेल रिफॉर्म्स कमेटी के गवर्नर सिंह के साथ मेंबर रहा हूँ।
और जेल मैनुअल के मुताबिक 6 बजे के बाद कोई जज के ऑर्डर के मुताबिक भी कोई कैदी जेल में अंदर नहीं डाला जा सकता है। आपको याद होगा अदी फरियाल तालपुर साहिबा को रात 12 बजे घसीट के अस्पताल से जेल में डाला गया, वो आपके सामने। और फिर आपको याद होगा इमरान खान साहब मुख्तलिफ जैसे जुलूस में हाथ यूं करके कहते थे कि मैं तुम्हें देख लूंगा राना, मैं तुम्हें देख लूंगा, इसी छीनूंगा फला जो भी चीज़ है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये चीज़ें सारे इंतकाम के तौर पे होने चाहिए। अब सवाल जो आपका सियासी कैदी और सियासी कैदी ना होने का है, यकीनन जो करप्शन केसेस है वो सियासी कैदी के ज़मरे में आता है, मगर जो स्टेट वर्सेस या ATC इंसदाद दहशतगर्दी की जो मुकदमात हैं जैसे 9 मई के, जहां शोदा अभी जो 3 दिन पहले भी जो कर्नल रैंक के जो शहीद हुए हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया में जिस तरह हुआ, गो के PTI ने उसे अल्लाह ताला की इख्तियार किया है। और ये बड़ा जदीद वो है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी रहा, साइबर क्राइम एक्ट 2016, वो बड़ा वाजिया है, चंद मिनटों में पता चल जाता है कहाँ से ये ID ऑपरेट हो रहा है, कहाँ से ये एग्जैक्टली, ठीक है, ये सारी चीज हो रहा है। अब बाज लोग कहते हैं कि अता तारड़ या दूसरे ने बड़ी जल्दबाजी में ये स्टेटमेंट दिए PTI का। मैं नहीं कहता हूँ जल्दबाजी में नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐन मुमकिनात ये भी है कि हो सकता है उन्होंने वही साइबर क्राइम एक्ट के तहत जो चंद मिनट में वो सारी चीजें देखी होंगी। अब 9 मई के हवाले से आप देख लें, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हिसाब से आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जो वर्कर होता है वो 50 से ज्यादा वर्कर बढ़ जाते हैं तो फिर वो किसी सियासी लीडर के कंट्रोल में नहीं रहते। और जैसे जुलूस रैली जब हम निकालते हैं तो कारकुन जबरदस्ती रोड भी ब्लॉक करते हैं, रिक्शा टैक्सी वालों को भी जबरदस्ती रोकते हैं, मतलब जो कुछ उनसे हो सकता है वो करते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, जो आपने हजारों के तादाद में आपने GHQ पे, आपने जिना हाउस में या कोर कमांडर हाउस में, या जो मुख्तलिफ जो शोदा के जो यादगार थे उनके ऊपर आप लोगों को जमा करते हो, और फिर यास्मीन राशिद साहिबा के आप स्टेटमेंट सुनाते हैं कि उसने मना कर दिया अंदर नहीं जाओ। आप मुझे बताओ कि मैं खुद प्रैक्टिकली दे चुका हूं, आप 50 से ज्यादा लोग हो या 50 में ज्यादा बोल रहा हूं, 20-25 ज्यादा लोग हो तो आपकी कंट्रोल में नहीं रहते। आप हजारों लोगों को फिर कैसे कंट्रोल करते हैं जब एक मरतबा आप बुलाते हो कि आ जाओ कोर कमांडर हाउस इतने बजे पहुंच जाओ, GHQ इतने बजे हम पहुंच जाओ, और फिर गेट पे खड़े हो कि आप तकरीर करते हो कि कोई अंदर नहीं। अगर इजाजत थोड़ा सा पीपल्स पार्टी के बारे में भी कुछ क्वेश्चन। सेनेट इलेक्शन में अनवारुल हक काकड़ ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जीत जाएंगे वो, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो सेनेट चेयरमैन भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में भी ये बात थी। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट कौन होंगे? मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट 100% यूसुफ रजा गिलानी साहब होंगे। और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता था अपने 2 बेटों समेत, लेकिन उनको रिजाइन करा गया, सेनेट की तरफ उसको भेजा गया है। तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ही होंगे सेनेट के चेयरमैन, और सेनेट में अक्सरियत वैसी पीपल्स पार्टी की होगी। आदाद शुमार आपके सामने अभी से आना शुरू हो गया। अच्छा, सो फैसल वाडा साहब जो आजाद हैसियत से लड़े हैं उनको भी सपोर्ट करेगी पीपल्स पार्टी? जी बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, लेकिन सपोर्ट करना चाहिए पीपल्स पार्टी को, फैसल वाडा साहब को। मैं जाती तौर पे इनकी हिमायती से, आपने शुरू में एक बात कही है कि वो पेशन गोई के बारे में बड़ा माने जाते हैं। मैं तो उसको अपना पीर समझता हूँ, और फिर मैं यूं समझता हूँ कि इलेक्शन से पहले मुझे उसने बताया कि ये सीट मुस्तफा कमाल साहब को दे दी गई है। अब आप उसको पीरी को या सोर्स को, तो मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा भाई मैं तो 8-10 जलसे रोज करता हूँ, मुस्तफा कमाल साहब तो जुमे के दिन आते हैं और क्राउड में तस्वीर खींच के चले जाते हैं, कौन सी कंपेन। और तो पता चला इलेक्शन वाला दिन कि 3,800 ये आपको फैसल वाडा साहब ने ऑन रिकॉर्ड बताया था या प्राइवेटली बताया था? थे। तो मैं समझ रहा हूं फैसल वाडा साहब की पेशन गोई बड़े ऑथेंटिक होती है। कादर भाई, फैसल चौधरी की प्रेडिक्शन भी सुन लें कि अनवार काकड़ को ही सपोर्ट करेंगे और वही चेयरमैन सेनेट होंगे। ये कौन कह रहे हैं? आप कह रहे हैं फैसल चौधरी? ये फैसल वाडा वर्सेस फैसल चौधरी हो गया। ठीक है, मुझे बताएं। चलिए, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। मैं नहीं कह सकता उसके ऊपर, लेकिन फैसल वाडा के सामने मैं यूं कहूंगा कि माजी में गो कि हमारे उसके साथ सियासी इख्तलाफ रहा है, हमारी क़यादत के खिलाफ बहुत कुछ वो बोलता रहा है, लेकिन उसके बाद हमने कौमी असम्बली का सीट भी छीना उसे, हमने सेनेट का सीट भी उनसे छीना। लेकिन अब वो कहता है कि जरदारी साहब के मैं बेटे जैसा हूँ, तो यकीनन अगर कोई सपोर्ट करे पीपल्स पार्टी में, जाती राय बता रहा हूँ, तो कोई अर्ज नहीं है। और दूसरी बात ये कि कैसे वक्त बदल जाता है, मैं तो देख के खुश हो रही हूँ इस बात पे। लेकिन मुझे ये बताया, फैसल वाडा साहब ने जो आपको मुस्तफा कमाल साहब के बारे में बात की थी, वो ऑन रिकॉर्ड कही थी, किसी प्रोग्राम में कही थी या प्राइवेटली बताई थी?
नहीं, प्राइवेटली बताई उन्होंने मुझे, और उसकी वजह ये थी कि जो इलेक्शन से पहले मैंने सारे जो एहतियाती तदाबीर समझ लो एज ए वकील मैंने अडॉप्ट करना था, वो सारी चीजें मैंने अडॉप्ट की है। और मुझे खौफ था कि फैसल वाडा साहब ये बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कोई ना कोई वजह तो है। लेकिन मैं जहां जहां बात करता था मैं उनको ये कहता था कि भाई अगर 2-4 हजार वोट का फर्क है तो जरूर उसको सीट मिलना चाहिए, मगर आधे से भी ज्यादा अगर फर्क हो तो फिर मेरे साथ ज्यादती नहीं होना चाहिए। और फिर इलेक्शन वाले दिन आपने देखा वहां पे जो वोट हमसे छीन रहे, गेट पे जहां पुलिस खड़ी है, जहां रेंजर्स खड़ी है, उनके सामने हमारे कारकुन छीन रहे। और जिस पोलिंग स्टेशन में मैं दाखिल हो गया, हामिद रजा साहब मेरे बारे में बता रहे थे, तो पोलिंग स्टेशन में जरूर मैं दाखिल हुआ हूँ, लेकिन उस वक्त मुस्तफा कमाल साहब अंदर थे असले समेत। और वहां पे और 1-2 मिनट के बाद जो लोग मुझे बता रहे कि पीछे वाले दरवाजे से उसको निकाल दिया है। तो ये सारी चीजें यही थी। तो वो फैसल वाडा साहब की बात तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है, क्योंकि ये चीज होना था। लेकिन हम थोड़े से ज्यादा आवाम के ऊपर एतबार करते थे और करेंगे इंशाल्लाह आइंदा भी। लेकिन हमें नहीं पता था कि इस तरह सूरत हाल भी हो सकती है कि जबरदस्ती माजी में तो एमक्यू टप्पे लगाती थी, पोलिंग स्टेशन में घुस के 2-4 घंटे टप्पे लगाती थी, मगर इस मरतबा उन्होंने जदीद तरीका अपनाया है। पहले से बने बनाए बैलेट पेपर जो मेरे सामने सुख भी पड़े हुए, काउंटर पार्ट सबमिट पड़े हुए, और मुस्तफा कमाल के स्टैम्प पतंग के ऊपर, और वो सारी मौजूद है। और वो इलेक्शन कमीशन में मैंने केस भी दाखिल किए, सिना कोर्ट भी दाखिल किए। अब देखते हो मुझे इंसाफ कब मिलेगा इलेक्शन कमीशन से या सिना कोर्ट। राइट साहब, हमद रज़ा साहब, एहतजाज क्या फैसला किया गया है कि एहतजाज की तहरीक शुरू की जाएगी, लेकिन कैसे? अभी धांधली का मंदोखिल साहब भी बता रहे हैं, इनकी पार्टी की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं उठ रही, वो खुद आवाज़ उठा रहे हैं, दीगर जमातों की तरफ से भी नहीं। PTI खुद जहाँ पे एहतजाज करती है फ़ौरन क्रैकडाउन हो जाता है। तो अब क्या बाय एंड लार्ज हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट्स अब एक्सेप्ट करने पड़ेंगे? अच्छा देखें, मैं इसके ऊपर कुछ सीटें तो जिस तरह मंदो खालिद साहब वाली सीट है या दीगर सीटें हैं, बहुत सारी हमारे इल्म में हैं। अब बाय एंड लार्ज मेरा नहीं ख्याल कि ये रिजल्ट काबिल कबूल होंगे। आप देखिए कि कल ही बलूचिस्तान के एक हलके के अंदर इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कालअदम करार देते हुए पूरे हलके के अंदर दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। उसकी वजह यह है कि जिन हलकों के अंदर हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, वहाँ पर जिस भोंडे तरीके से उसके अंदर टेम्परिंग की गई है, या जिस तरीके से उनके ऊपर इजाफी मोहर लगा के तो डबलिंग करके उनको कैंसिल किया गया है, उनका फ्रांजिक हो जाएगा। देखिए, ये तो कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। आपको पता है 10 रुपए शायद एक वोट है, उसके आप पैसे जमा करवाएं तो आपका मुखालिफ कैंडिडेट के जो वोट्स हैं उसका थंब इंप्रेशन फ्रांजिक हो सकता है जी। तो मेरा तो ख्याल है कि जिन हलकों के अंदर ये है, इलेक्शन कमीशन जो कभी इल्लतें तलाश करता है फिर रहा है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। अगर मैं क्लेमेंट हूं कि मेरे हलके के अंदर धांधली हुई है तो मुझे कहे कि भाई पैसे जमा कराओ 10-15 लाख रुपया, अपने थंब इंप्रेशन की तुम वेरिफिकेशन करवा लो। क्यों नहीं करवा के दी जाती? इसलिए नहीं करवा के दी जाती कि बुनियादी पर्पज ही मैंडेट को चोरी करना है। आप देखिए 3 मिसालें मैं आपको देता हूं। फैसलाबाद से MNA थे सादुल्ला बलोच, वहां से हमारे लोधरा वाली सीट जो अब्दुर्रहमान कांजू को जितवाएगी। इसी तरह बिलाल एजाज साहब हमारे गुजरांवाला से MNA। ये तीनों MNA पार्लियामेंट में मौजूद थे। उस दिन प्रेसिडेंट का इंतखाब हो रहा था, ये अपना वोट वहां पर कास्ट कर रहे थे और इनकी एब्सेंस के अंदर रीकाउंटिंग करके इन्हें इलेक्शन हरवा दिया गया। बिलाल एजाज साहब उस दिन सेनेट का इलेक्शन था, इस्लामाबाद की सीट का, मेरे साथ था वो बेचारा असेंबली के अंदर, वो वहां पे वोट कास्ट कर रहा था और पीछे से उसकी एब्सेंस के अंदर रिकाउंटिंग करवा के तो रिजल्ट तब्दील कर दिया गया। अब जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन चुके हैं तो मुझे आप ये बताएं कि मेरे भाई फैसल चौधरी साहब यहां पर बैठे हैं, इनसे कानूनी तौर पे पूछिए कि जब एक मर्तबा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन जाएं तो फिर RO का रिकाउंटिंग का इस्तेहकाक खत्म हो जाता है, उसका फैसला आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने करना है। हमारे तमाम सीट्स के ऊपर जहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं वो मामलात हैं ट्रिब्यूनल के अंदर, ट्रिब्यूनल उसके ऊपर लिंगर ऑन करता जा रहा है। लेकिन ट्रिब्यूनल्स के वजूद में आ जाने के बावजूद जो सीटें मुस्लिम लीग नून को दी जानी है उसके ऊपर RO रातों रात फैसला करता है, सुबह रिकाउंटिंग करते हैं। हमें अभी तक 3 कौमी असेंबली की सीटें हरवाई जा चुकी हैं।
और लग रहा है कि जो रिकाउंट होंगी वो पीएमएलएन ही जीत रही है, ये एक ट्रेंड अब नजर आ रहा है। लोग पहले कहते हैं कि ऐसा होगा, बट हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? देखिए आप शुरू से पीएमएलएन का ट्रेंड यही है। देखिए 3 सीटें जो हैं उसमें कांजू साहब वाली तो साहबजादा साहब वो वापस हो गई है, उनका वो हाई कोर्ट ने उनको सेटिसाइड कर दिया, आरओ का जो डिसीजन है वो उस ट्रिब्यूनल में भेजाएंगे। 2 सीटों का सादुल्ला खान बलोच का और ये जो बिलाल एजाज साहब वाला हुआ है, अब ये एक अजीबोगरीब, देखिए उसका नोटिफिकेशन भी हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, ओथ हो गया, उन्होंने वोटें डाल दी। अब इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन इस कदर जो है वो एक फ्लम्जी किस्म के जो है ये ऑर्डर्स इशू कर रहा है जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। बात ये होती है कि वंस एक पार्टी का जो रिकाउंट का एप्लीकेशन है उसको आप अलाउ कर रहे हैं और दूसरी पार्टी का, ऐसा भी एक नासिर चीमा साहब का गुजरावाला का हल्का है, उनका पहले जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर चुकी है इलेक्शन कमीशन, रिजेक्ट करने के बाद दोबारा उसके ऊपर नोटिस इशू कर रही है। अब इस तरह की जो डायकॉटमी है, इट अमाउंट्स इनटू कि आप तो फ्रॉड करा रहे हैं कि एक ही किस्म के पेक्यूलियर फैक्ट्स के ऊपर एक फैसला एक पार्टी के हक में कुछ, दूसरी के हक में कुछ, तीसरे में कुछ, इस तरह के जो फैसले हैं वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ना बड़ा ख़तरनाक है। देखिए दुनिया भर में इलेक्शन कमीशन जो है वो उनका एक ही काम होता है, और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से एक धांधली के रिकॉर्ड कायम किए हैं, जिस तरह के एक तरह मतलब एक ऐसे मार बाय ऐसी सिचुएशंस 50-50 हज़ार से जीते हुए सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे से, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जुल्फ़िकार भट्टी केस, मंसूर अली शाह का लेटेस्ट जजमेंट है, उसके मुताबिक जो है आफ्टर द जब इलेक्शन क्लोज हो जाती है, इलेक्शन क्लोज होती है, इलेक्शन स्टार्ट होती है शेड्यूल के अनाउंसमेंट से, इलेक्शन क्लोज होती है जब 98 का सेक्शन 98 का नोटिफिकेशन इशू हो जाता है। उसके बाद जो पावर्स अवेलेबल हैं इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के मुताबिक वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने उनको कोई किसी का 1% भी उसका केयर नहीं किया है और मर्जी से फैसले किए जा रहे हैं। और हाई कोर्ट्स उसके ऊपर जो हैं, मैं हैरान हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में क्या हो रहा है। When people go there with the Supreme Court judgment, the judge do not bother. Right. वक्त हुआ एक ब्रेक का, we will be right back. And welcome back. एक और रिलीफ की स्टोरी भी है। शरीफ खानदान को जेवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में एक और रिलीफ मिल गया है। नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज को एहतजाब अदालत ने दोनों रेफरेंसेस से बरी करार दे दिया है। शरीफ खानदान को करप्शन मुकदमात में तो रिलीफ मिला ही है, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ के पाकिस्तान से जाने की खबरें आना शुरू हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के आइंदा चंद रोज़ में सऊदी अरब जाने और फिर वहाँ से लंदन जाने की खबरें एटलीस्ट ज़रूर गर्दिश करी हैं। कोई पीएमएलएन की तरफ से इसके बारे में वाज़ेह बात नहीं हुई है। जो पार्टी के ज़राए हैं वो ही ये खबरें लीक कर रहे हैं कि नवाज शरीफ माह रमज़ान के आखिरी अशरे में उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे। ये उनकी रेगुलर प्रैक्टिस पहले भी रही है। इस दौरान उनके साहबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज भी उनके साथ होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी उनको ज्वाइन करने का इम्कान है। ईद उल फितर के मौके पर नवाज शरीफ सऊदी अरब में ही होंगे, जिसके बाद उनके सऊदी अरब से लंदन रवाना होने का इम्कान है। ये खबरें एटलीस्ट बार बार क्यों गर्दिश कर रही हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। और रिलीफ एक्चुअली किसके लिए है? ये भी बात की गई कि जहाँ पे -IK या माइनस बानी PTI चेयरमैन की कोशिश है, वहाँ पे माइनस नवाज शरीफ होता हुआ भी नजर आया है। कादिर खान मंडोखिल साहब, व्हाट डू यू थिंक, नवाज शरीफ साहब का आगे का लाहेअमल क्या होगा? देखिए, एक तो उस गरीब को आप लोगों ने बुला लिया, चौथी मरतबा वो वज़ीर-ए-आज़म बनाने की, फिर आपने नहीं बनने दी है। अब आप कह रहे हैं कि वो इधर ही बैठ जाए, उम्रे के लिए भी ना जाए, लंदन भी ना जाए, कहीं भी नहीं जाए, तो ये मेरे ख्याल में आप लोग ज्यादती कर रहे हो। इतने दिनों के बाद आए हैं वापस, और भी एक्सपेक्टेड कि अब उनका दिल नहीं जाएगा कहीं जाने। नहीं तो क्या करे, आपके चैनल पे बैठ जाए, कहाँ बैठ जाए, समझ ना, वो लीडर है, उनकी मर्जी है, जहाँ जाए उम्रे की सादत हासिल करने के लिए तो खुशकिस्मत लोग जाते हैं। तो दूसरी बात जो आप अदालतों के हवाले से बता रहे थे, उसमें तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि क्या इस बात की कोई गारंटी है अदालतों के बारे में, जो मैं आपसे वो कर रहा हूँ, क्या इस बात की गारंटी है कि जिस तरह हसन नवाज और हुसैन नवाज साहब आ गए और मिनटों में उसको रिलीफ मिल गई है, और आज इमरान खान साहब को मिल गई है, और आने वाले महीनों में
और तमाम केसेस से इमरान खान साहब भी बरी हो जाए और फिर ये सब खत्म हो जाए। इस बात की गारंटी दे सकते हैं कोई वकील पाकिस्तान का मुझे? यू सेइंग इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो हो सकते हैं बरी? आदिल भाई, जब इस किस्म के ट्रायल होंगे तो बरी होंगे। रात को 2 बजे बैठ के आप जो डिफेंस मुखालिफ वकील के जूनियर्स को डिफेंस काउंसिल लगा के जिरा करवा देंगे तो फिर उसका क्या आउटकम होगा? आप भी वकील हैं, समझते हैं, पढ़ाते भी रहे। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो केस सच्चे है, नहीं मैं ये कहता हूँ वो झूठे है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे अदालतों का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो वक्त के साथ चलते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक बात बता दें कि यही नवाज शरीफ साहब था जिसके खिलाफ मुकदमातों की भरमार थी, आज वो बाइज्जत बरी हो गया। आज इमरान खान साहब के खिलाफ है, कल की गारंटी कोई दे सकते हैं कि इसका क्या होगा? सवाल ये, हमने अपनी मजाक खुद बढ़ा ली है, हमने दुनिया में 139 नंबर पे अपने आप को रखा है, तो ऐसे तो नहीं रखा हुआ है। और कोई भी वकील मुझ समेत चौधरी साहब समेत आप मुझे बता दो कि कोई वकील ये कह सकता है कॉन्फिडेंस से कि ये केस मैं जीतूंगा? बस उसकी किस्मत है कि वो जी जाए नहीं जी जाए। सवाल ये कि ये क्यों है? मुझे 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक। मैं एक गारंटी से कोई चीज नहीं कह सकता हूं कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन सवाल ये कि जो 100% हमें लगा भी है ये चीजें। अब आप मुझे बता दो कि मेरे इलेक्शन में यहां इलेक्शन कमीशन का रूल है, जो सेकंड पोजीशन है वो अपील कर सकता है, मुझे थर्ड पे रखा गया। मुझे बताया गया, खास तौर पे बताया गया फैसल वाडा साहब जैसे लोगों ने, उसे नहीं बताया, किसी और ने बताया कि ये वकील है, ये पंगा करेगा, उसको तीसरे पे रखो। मेरे दोस्त आपकी खबरों का नेटवर्क बड़ा जबरदस्त है, ये इसके खबरों के नेटवर्क पे तो कभी रोशनी डालें। कौन खबरें दे रहा है आपको ये? हाउ स्वीट। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये भी वक्त आएगा तो बता दूंगा सबको इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है आप अच्छे सोर्स साबित हो सकते हैं। मैं तो आपको एक चीज आपको बता रहा हूँ कि मैंने मुस्तफा कमाल साहब का और इसके इलेक्शन का जो सरहाम बाजार में नंगा कर दिए कि धांधली होती कैसी है। पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 को रोते हैं, हमारे फॉर्म 45 तो पहले ले गए साइन करके। पूरे पाकिस्तान में रिजल्ट एन वक्त पे 47 में बदले गए, हमारे यहाँ तो तेलिया भर के लाके जमा कर दिए, डाल दिए। और फिर बात ये होता है, खवातीन का आपने वीडियो देखा मुस्तफा कमाल साहब के कारकुनों का, उनकी मर्दों का, सबका जो जबरदस्ती वो डाल रहे हैं। मैं इलेक्शन कमीशन के सामने, चौधरी साहब के सामने उस दिन भी बैठा हुआ था, फरियाद कर रहा था, और इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ उस वक्त कहा भी क्या मैंने कहा फॉरेंसिक करा दो, मेरी वीडियो की भी, इनकी वीडियो को भी। ठीक, मेरे खिलाफ तो एफआईआर कट गया, मुस्तफा कमाल साहब के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कट रहा है? राइट, उनके इलेक्शन को खत्म क्यों नहीं कर रहा है? ये रीपोलिंग क्यों नहीं हो रहा है? जब आप बलूचिस्तान के एक हल्के में कर सकते हो तो मेरे हल्के में तो वाज़ेह सबूत है, जो कि पूरे पाकिस्तान में इतने बड़े सबूत किसी के पास नहीं होंगे, लेकिन आपके सामने रिजल्ट है। राइट, सो साहब आमिर रज़ा साहब, गुज़िश्ता जो 2 सेनेट इलेक्शंस हुए, क्योंकि अब सेनेट इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पीटीआई के अरकान पर पैसे लेकर वोट बेचने के इल्ज़ामात लगे थे। इस मरतबा क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं, कोई स्ट्रैटेजी आपने बनाई है इस हवाले से? जरूरत नहीं है ना वोटों की। जी देखिए, मैं आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बात तो मैं आपको अर्ज कर दूं, इस पूरे मुल्क के अंदर एक क्योस है और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज या सियासी शख्सियात एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हैं। मेरा ख्याल है कि एक आदमी जो इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार है, जिसने मसलन एक पॉलिटिकल वर्कर है, वो एक मेहनत करके कौमी असम्बली की सीट का इलेक्शन का टिकट लेता है पहले, उसके बाद वो कंटेस्ट करता है और फिर उसको किसी की पसंद या नापसंद के ऊपर हरा दिया जाता है, उसे दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे फेंक दिया जाता है। इससे ज्यादा जुल्म और ज्यादती क्या हो सकती है? और मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट मौका इस वक्त, इसके अंदर हम तो चले क्लेमेंट हैं सो हैं, इसके अंदर जो हुकूमती इत्तेहाद है वो भी क्लेमेंट है कि उनके हलकों के अंदर धांधली हुई है, उनको सीटें हरवाई गई हैं। एक आदमी ने पूरे पाकिस्तान का जो जमहूरियत का निज़ाम है उसको तलपट कर दिया है, पूरे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनार्की क्रिएट कर दी है। हम एक दूसरे के ऊपर बैठे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम इस बात पर मुत्तफिक क्यों नहीं होते कि बाकी तमाम हमारे हल्के छोड़ दें, जो जीत गए हैं जो हार गए हैं, भाईजान वो तो फैसला आपने वही देना जो आपने देना है। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पकड़ के हम पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में क्यों ना लेके जाएं? इसकी अकाउंटेबिलिटी हम वहां पर क्यों ना करें? इसके ऊपर तमाम पार्टियों को मुत्तफिक होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, वगरना फिर अभी भी ये रोते रहेंगे हम
ये जो सेनेट के आपने इलेक्शन की टिकट की बात की, इज नथिंग न्यू। तो आपके सामने सरे बाजार सरेआम इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में इनको वीडियोज प्रोड्यूस की गई, इनको एविडेंसेस दिखाए गए, लेकिन मकसद है किसी चीज का असर ही नहीं होगा। लेकिन कुछ एक्शन तो दिया गया था, पीटीआई के 20 लोगों को निकाल दिया था उस वक्त बानी चेयरमैन ने, सो वी कैन डू सम एक्शन उसको रोकने। दैट वाज अ पॉजिटिव स्टेप। लेकिन आप देखें ना, उन्होंने निकाला, लेकिन मसला ये था कि उनमें से कितने लोगों ने फिर दोबारा इलेक्शन और मसला ये था कि लोग फिर भी बिक गए उनके बाद में। कोई अनफॉर्चुनेटली हंसने की बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बात कहना चाहता हूँ, इस मर्तबा मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसलिए नहीं बुकेंगे कि पीटीआई के जो मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, ये 2 साल की मारें खा के, और आप समझ लें कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात थी कि जिस तरीके से ये अपने आप को जितवा के पार्लियामेंट में लेके आए हैं, इक्का दुक्का मिसाल तो हर जगह पर मौजूद होती है, लेकिन 99% नहीं, मैं 100% यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह हमारा वोट आगे पीछे नहीं होगा। ये नजरियाती कमिटेड लोग हैं जो यहाँ तक पहुंचे, और इनमें बड़ी तादाद इस मरतबा वर्कर्स की है, which are really committed to their commitment. ये बात आपकी ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन टू यू फैसल चौधरी साहब, एक मिनट, अगर फैसल चौधरी इजाजत दे दे तो जी करने का एक मिनट का रिप्लाई देना जी। हामिद रजा साहब ने शुरू में कहा था कि ये पीटीआई के आजाद लोगों को इस वजह से यहाँ लाया गया ताकि फ्लोर क्रॉसिंग से बच जाए। उस वक्त आपको एतबार नहीं था, तो आज कैसे एतबार रहेगा? आज तो आपकी पार्टी को माना भी नहीं इलेक्शन कमीशन ने। इसको कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है, इसको ही कहते हैं। काजी साहब, लेकिन आपका क्वेश्चन बड़ा सही था, एतबार इसलिए है, हमें एतबार, सर मेरी सुन लीजिए, हमें एतबार इसलिए है कि प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेनेट, तमाम इंतखाबात में हमारा एक सिंगल वोट कम नहीं हुआ जी नेशनल के अंदर। हमारा सिंगल वोट कम नहीं हुआ सिंध के अंदर, हमारा केपी के अंदर, पंजाब के अंदर हमारे इम्तिहान होगा। चलें, इम्तिहान हो जाएगा सर, एक स्टेटमेंट दी फवाद चौधरी ने बड़ी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि धांधी के खिलाफ अगर मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो हुकूमत चल नहीं पाएगी। Is there something in the offing? देखिए, बात ये है कि आपको एक बात बड़ी सिग्निफिकेंट बातें हैं। पहली बात तो ये है कि केपी से आप सदर पाकिस्तान रियासत के सरबराह होते हैं, खादर भाई माइंड ना कीजिए, केपी से जरदारी साहब को एक भी वोट नहीं मिला। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिस पे बात नहीं करते हमारे दोस्त जो हैं। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान के पास स्ट्रीट पावर है और वो पावर का इस्तेमाल कर चुके हैं माजी में। उनके पास जो लोग हैं, अगर वो उस रोड पे निकल आते हैं, आपकी इकोनॉमी पहले शैम्बल्स में है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जो है वो आपने देखा कि कैन वी से कि पीएमएलएन का दारोमदार भी मौलाना की डेफिनेटली है। देखिए, और अब पीटीआई की जो दारोमदार है उम्मीदों का वो भी मौलाना ही के ऊपर है। आप ये कह लें कि किसी भी हुकूमत के लिए ये मुश्किल हो जाता है अगर इतना पावरफुल कोई जो एक एज पोलिटिकल एलिमेंट वो रोड्स पे निकला है। और मौलाना साहब का जो रोड पे निकलना जो होगा वो उसके लिए तो फेस किसने करना है? उसके लिए तो फेस करना है पीएमएल नवाज ने। इकॉनमी की हालात आगे ठीक नहीं है। 9 मई का वाक़या, एक तो वो लोग हैं ना जो मुलव्वस हैं, आपने उसको रख के सामने जो है वो सारी पार्टी को टारगेट कर लिया। अब ये जो नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ साहब के 2 वज़ीर हैं, उनके पास ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं है। शोहदा पूरी कौम के शोहदा होते हैं। शोहदा किसी एक फैक्शन के, एक मसलक के, एक मजहब के, एक सूबे के नहीं होते। दे ऑल आर रिस्पेक्टेबल, यू नो। हाँ, नहीं, शोहदा की तस्लील करने का जो बहाना बना रहा है, let me complete for no, this never happened. Let's say, please do not interrupt me when let me make my argument. Then you make your opinion. नहीं, शो का जिन्होंने तोड़े हैं ना, आप मिक्स कर रहे हो। Let me complete my argument. If you keep interfering, तो आप तो मेरा argument ही kill कर दिया आपने। My argument is शोहदा are over and above politics. उसको politics में नहीं लाना चाहिए। उनकी sacrifices पूरी नेशन की है जिस पे हर पाकिस्तान को फ़ख्र है। वो आप हो, मैं हूँ, वो हमारे पार्टिसिपेंट्स हों, हमारे देखने वाले हों। शोहदा के नामों के ऊपर और उनकी कुर्बानियों के ऊपर पॉलिटिक्स करना बजाते खुद मैं समझता हूँ कि एक अच्छा अमल नहीं है। And you think PMLN is doing it? PML did that. उनको नहीं करना चाहिए। शोहदा को जो है वो पॉलिटिक्स से ओवर एंड अबव रखे, ताकि वो उसकी पूरी नेशन ओन करती है। हम ये नहीं कर सकते कि शोहदा की कुर्बानी किसी एक पार्टी ने ओन करनी है। नो, शोहदा की जो कुर्बानियाँ हैं उसकी वजह से पाकिस्तान जिंदा है।
and we all own it, we respect it. So जिसने जो टूटे तो सही मुजस्मे, जो जिसने तोड़े हैं उसको सख्त सजा दे, लेकिन उसकी आड़ में पूरी पार्टी को तो ना सजा दे. राइट, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया. डू गिव मी योर फीडबैक. अपने घर वालों का ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.